नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ दिनों से सीटेट की पेडागोजी की क्लासें कर रहे हैं, जिसमें हमारी सारी की सारी पेडागोजी की क्लासें हो चुकी हैं। केवल सीडीपी की क्लासें बची हुई हैं, जो हम कुछ दिनों में कंप्लीट करवा देंगे अपने चैनल पर। और हमने जैसा कि पहले ही दोस्तों बताया था कि हम अपने चैनल पर केवल जो 15-15 नंबर की पेडागोजी की क्लासें आती हैं, वो सारी कंप्लीट करवा देंगे। सीडीपी हम एक्स्ट्रा भी बता देंगे और टाइम मिला तो पेपर 2 के लिए साइंस भी लेकर आएँगे दोस्तों, ठीक है? बाकी अदर जो भी सब्जेक्टिव होता है तो उतना कंप्लीट करवाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। वैसे भी मैं आप लोग देख रहे हैं कि इन सभी की मैं प्रॉपर्ली सीरीज़ नहीं ला पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें गैपिंग हो जाती है। 2-2 3-3 4-4 5-5 दिनों की गैपिंग हो जाती है, क्योंकि मुझे भी बहुत मेहनत लगती है मटेरियल कंटेंट ढूँढने में, बनाने में। या मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मुझे भी प्रिपरेशन जैसे कुछ करना रहता है, तो इसलिए मैं अभी इतना फ़ोकस नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, जितना बता रहा हूँ आप लोगों को उतना तो आप लोग गेन कर सकते हैं। अगर 15 नंबर की पेडागोजी आती है तो 15 में से अगर आपने अच्छे से तो पढ़िया तो 15 नंबर, नहीं तो आपके 10 नंबर से 12 नंबर तो कहीं नहीं जा रहे हैं आपके। ठीक है दोस्तों? तो जैसे अगर 75 नंबर का आ रहा है वो, तो वहाँ पे आप कम से कम 70 या 65 नंबर तो अर्न ही कर लेंगे, यहाँ से गेन ही कर लेंगे। ठीक है दोस्तों? तो आज हम दोस्तों सीडीपी में की जो पहली क्लास है ये करने जा रहे हैं। और इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। खैर, इसका दोस्तों पूछता नहीं है सीटेट में, सीटेट में इसका ज़्यादा महत्व है। लेकिन पहले हम इसका एक ओवरव्यू बता देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिर सीडीपी की पूरी आगे क्लास होगी। ठीक है दोस्तों, जितनी देर तक की हो सकेगी। तो बढ़ते हैं, देखते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि लिखा हुआ है कि शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था। सबसे पहले क्या था, 17वीं शताब्दी के पहले या तब उसके पहले क्या था, इसको ये जो मनोविज्ञान थी इसको मनोविज्ञान नहीं मानते थे। इसको मनोविज्ञान नहीं, इसका दूसरा नाम जो दर्शन शास्त्र एक विज्ञान होती है, दर्शन शास्त्र जिसको, ठीक है, तो फिलॉसफी जिसको कहते हैं, ठीक, उसी के अंतर्गत ये आती थी मनोविज्ञान। वो कहते थे कि साइकोलॉजी जो है वो एक फिलॉसफी की शाखा ब्रांच है। ठीक है, तो शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को बहुत पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में माना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है स्टेट में कि मनोविज्ञान को सबसे पहले किसका भाग माना जाता था, किसकी शाखा के रूप में माना जाता है, तो आप लोग बताएंगे दर्शन शास्त्र की शाखा। अब देख लेते हैं मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति गैरेट के अनुसार लैटिन भाषा के दो शब्दों कौन कौन से हैं, साइकी प्लस लोगोस। साइकी प्लस लोगोस दो शब्दों से मिलकर हुई है, जिसका अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। साइकी का मतलब दोस्तों होता है, नेक्स्ट पेज पे हम एक दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये यहाँ पे लिखा हमने था, चलो हम हिंदी में लिख के दिखाते हैं आपको। साइकी प्लस लोगोस, इसका मतलब होता है दोस्तों आत्मा। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। मतलब सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ था, सब जब 17वीं शताब्दी, तो इसमें जो प्लूटो अरस्तु वगैरह आए थे, तो उन्होंने क्या बताया था, सबसे पहले इसको क्या बताया था, इसको बताया था कि ये आत्मा का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान। ठीक है, सबसे पहले इसको आत्मा का विज्ञान बताया गया। अगर कह दिया जाए कि अब ये किस सिद्धांत पे चलता है, तो अब ये दोस्तों, अब यह वर्तमान में जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, वर्तमान में मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान व्यवहार के आधार पर चलती है, व्यवहार को मानती है। ठीक है, क्या कहते हैं, साइकोलॉजी व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, जैसे कि हमने बताया था जिसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब आगे देख लेते हैं, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम, ये क्वेश्चन में आ जाता है कि मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था कि मनोविज्ञान। पहले तो यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी, ठीक, लेकिन सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, सर्वप्रथम इसका प्रयोग 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोल्काय ने किया था। किसने किया था, इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। ठीक है, इनकी पुस्तक का क्या नाम था, इनकी पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। इसी पुस्तक में इन्होंने इसका नाम किया था कि ये साइकोलॉजी मनोविज्ञान है। ठीक है, सबसे पहले रुडोल्फ गाय ने इसका नाम दिया था। अब दोस्तों देख लेते हैं सीटेड ओरिएंटेड। आपने समझ लिया कि जो मनोविज्ञान होती है ये सबसे पहले क्या थी, उसको किस नाम से जाना जाता था, इसका नाम सबसे पहले किसने दिया और किन शब्दों से मिलकर बनी हुई है, वो कौन से शब्द हैं और उन शब्दों का क्या अर्थ है, इन सभी बातों को हमने जान लिया। अब हम बढ़ते हैं और आगे देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। पेडागोजी का क्या मतलब होता है दोस्तों, शिक्षण शास्त्र। ठीक, और चाइल्ड डेवलप मतलब बाल विकास के लिए बात कर रहे हैं।
अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास या दोनों एक जैसे लगते हैं, इनमें डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ग्रोथ का हिस्सा है, कौन सा डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो आप इतना समझ के रखिए कि टोटली अगर पूछा जाता है कि ये बताइए विकास क्या है, तो आप सबको कुछ कहेंगे कि विकास ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, और जो वृद्धि है वो विकास का ही एक हिस्सा है। विकास का हिस्सा वृद्धि है, वृद्धि का हिस्सा विकास नहीं है। ठीक है, तो विकास कैसे चलता है? जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक, ओम टू टूम चलता है, ओम टू टूम चलता है, मतलब गर्भ से कब्र तक चलता है। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट उस पर समझ लेते हैं हम। ठीक है, क्या है जो डेवलपमेंट है, यहाँ पे देख लेते हैं। जो डेवलपमेंट है क्या है? डेवलपमेंट 60 में लिख रहा हूँ मैं। डेवलपमेंट कैसे चलता है? ओम टू डोम्ब चलता है। ठीक, इसकी स्पेलिंग में लिख दे रहा हूँ, WOMB। टू किससे चलेगा? DOMB, डोम्ब। ठीक, गर्भ से कब्र तक चलेगा। कैसे चलेगा? गर्भ से कब्र तक। ठीक, गर्भ से कब्र तक चलेगा। तो आप यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ लीजिए। डेवलपमेंट विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य में विकास हमेशा होता रहता है भाई, हमेशा विकास होता रहता है। मनुष्य में ग्रोथ तो एक समय पे जाके रुक जाती है, लेकिन विकास हमेशा होता रहता है। जैसे आज हमने किसी चीज़ को सीखा है, उससे बेहतर हम कल किसी चीज़ को सीखेंगे तो हमारा क्या हुआ? विकास हुआ। कैसा भी हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, संवेगात्मक विकास हो, कैसा भी हो, विकास तो हमेशा चलता रहता है। बड़े हो जाने पर हम जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वो विकास का ही हिस्सा, विकास उसको कह सकते हैं। इंसान मृत्यु के समीप तक होता है तब भी वो किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। मान लिया किसी चीज़ के बारे में या किसी अपने बारे में, पराये बारे में, रिश्तेदारों के बारे में सोचता है, जो भी इसके अंदर थिंकिंग्स आती हैं, डेवलप उसका होता है, वो विकास का ही हिस्सा है। ठीक है, संवेगी विकास हो चाहे किसी तरीके का विकास हो, विकास ही ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर कब्र तक चलती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। और इसकी स्टेज सबसे पहले दोस्तों एक प्रीनेटल एज कहते हैं, जिसको कहते हैं मतलब बच्चा जन्म लेने से पहले की अवस्था को कहते हैं प्रसव पूर्ण अवस्था, प्रीनेटल एज। इसमें से कहते हैं कि इसको कि विकास वहाँ से प्रारंभ होता है, लेकिन वो रेयर केस में आता है क्वेश्चन। लेकिन जन्म से लेकर कब्र तक मानते हैं। जन्म से मतलब 0 की एज से 2 वर्ष से, 0 की एज से स्टार्ट हो जाता है विकास। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं विकास कहते हैं किसको हैं, देख लिया हमने। अब ये हो गया विकास, यहाँ पे मृत्यु तक चलता रहता है। जैसे अनुभव करना या अनुभव होना या समझ का विकास होना। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं विकास का संबंध गुणात्मक तथा परिमाणात्मक, मात्रात्मक से। परिमाणात्मक मतलब परिमाण का मतलब होता है दोस्तों मात्रा, क्वांटिटी कितनी है, 75 ग्राम कितनी है, इस तरीके से। इसमें क्या होता है? विकास का संबंध गुणात्मक तथा परिमाणात्मक पर दोनों प्रकार से है। इसमें क्या है? जैसे वृद्धि अगर इसका हिस्सा है तो वृद्धि को हम माप सकते हैं किसी चीज़ में कि भाई 5 मीटर लंबी, 6 मीटर लंबी, किसी तरीके से माप सकते हैं। तो इसमें क्या है? ये विकास का हिस्सा है अगर ग्रोथ, तो दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हों। और विकास का हिस्सा ग्रोथ है, तो ग्रोथ में गुणात्मक भाव जैसे गुण। ठीक, गुणात्मक से आप समझ लीजिए गुण, गुण। ठीक, तो गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों प्रकार के जो भी परिवर्तन है वो शामिल हैं, दोनों प्रकार के परिवर्तन शामिल हैं। और वृद्धि क्या है, पढ़ लेते हैं वृद्धि क्या है। यहाँ पे वृद्धि, वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है जो जीवन पर्यंत नहीं चलती। यहाँ पे चलती कर लीजिए, जीवन पर्यंत नहीं चलती है, एक समय के बाद रुक जाती है। कौन? वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। जैसे अगर हम लंबे हो रहे हैं तो एक समय बाद या जो भी एज हो, 15, जो भी एज हो हमारी, 14 हो, 15 हो या 17 हो, 18 हो, किसी एज पे जाके ग्रोथ हमारी रुक जाएगी। लेकिन विकास, विकास हमेशा चलता है, विकास हमेशा चलता है। और जो ग्रोथ होती है वो जाके रुक जाती है। ठीक है, ये हमेशा चलता है, ये हमेशा नहीं चलती है। तो बस इतना याद रखना आप लोग। ग्रोथ में जैसे क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट इसको अवश्य मान लेते हैं, क्योंकि देखो देखो हाथ पाँव का बढ़ना या कद का बढ़ना, इसको हम क्या कह सकते हैं कि ग्रोथ हो रही, वृद्धि हो रही है, हाथ पाँव बढ़ रहे हैं, शरीर बढ़ रहा है, इसको क्या कहते हैं। अब विकास के प्रकार देख लेते हैं दोस्तों। जो ब्रॉड डोमेन्स आते हैं, जो मुख्य प्रकार का विकास कौन कौन सा होता है, ये पहले देख लेते हैं। ठीक, तो इसमें मुख्य प्रकार विकास कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। चार प्रकार से हमारा मानव शरीर का विकास होता है, मुख्य 4 प्रकार से मानव शरीर का विकास होता है। कौन कौन से?
जैसे फिजिकल डेवलपमेंट जिसको कहेंगे शारीरिक विकास, हाथ पाँव का बढ़ना शारीरिक विकास के अंतर्गत आ रहा है। ठीक, संज्ञानात्मक विकास जैसे मन से संबंधित, दिमाग से संबंधित जो भी बातें होती हैं संज्ञान में आती हैं वो सभी। संज्ञान भाई कोई रिएक्शन लेंगे, कोई एक्टिविटी करेंगे, कहाँ से करेंगे, माइंड से करेंगे, पहले माइंड में ही थिंकिंग करेंगे तो क्या होता है, हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है। फिर सामाजिक, हमें समाज में रहना कैसे है भाई, हमें पिताजी का आदर करना है, माताजी का आदर करना है, समाज में रिश्तेदारों का आदर करना है, समाज में रहना कैसे है। ठीक, और स्त्री पुरुष इन सभी में विभेद करना, इनके साथ इस तरीके से रहना कि समाज का एक हिस्सा है, उसमें अपने आप को समाज में डालना, तो उसका क्या कहते हैं, सामाजिकरण या समाज में सामाजिक विकास। ठीक है, अब संवेगिक या भावनात्मक विकास, भाई इमोशंस होते हैं बॉडी के अंदर, शरीर में इंसान के इमोशंस भी होने चाहिए, इमोशनल विकास भी होना चाहिए। नहीं तो जैसे पागल इंसान होता है तो उसके अंतर्गत अगर संवेगी विकास नहीं हुआ तो क्या है, वो हंसता है तो हंसते रहता है, रोता है तो रोते रहता है, उसका मतलब कोई सर्टेन टाइम नहीं है, तो उसमें क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सामूहिक विकास हो गया। अब एक एक करके इन सबको देख लेते हैं। शारीरिक विकास क्या होता है, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें मनुष्य की छोटी छोटी व बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है। जैसे मांसपेशियाँ हमारी बढ़ती हैं तो हाथ बढ़ते हैं, पाँव बढ़ते हैं। ठीक है, और एक थोड़ा समय तक कान बढ़ते हैं, फिंगर्स बढ़ती हैं, पूरा शरीर जो भी बॉडी में परिवर्तन होता है उसको कहते हैं शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। दोस्तों फिजिकल डेवलपमेंट में ही खैर आगे होगा, लेकिन आप लोग इतना समझ लीजिए कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट इरेज करते हैं यहाँ से, यहाँ पे बताते हैं। जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही दोस्तों दो प्रकार की स्किल्स आती हैं, क्या कहते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल, ठीक, फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या आती हैं, इसमें बड़ी बड़ी मसल्स आती हैं, जैसे हाथ पाँव चलाना। ठीक है, हाथ बड़ी मसल्स आती हैं, इसमें बड़ी मसल्स आती हैं। पेन नहीं है दोस्तों सही। और फाइन मोटर्स में क्या आता है, जैसे पेंटिंग बनाना, चित्र बनाना, चित्र बनाना। हमारी आवाज़ पे दोस्तों ध्यान देना कि चित्र बनाना या काजल लगाना, ठीक है, रोटी सेकना, ये सभी क्या हैं, ये सभी रोटी सेकना किसके अंतर्गत आएगी, ये सभी फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आएंगी। ठीक है दोस्तों, किसके अंतर्गत आएंगी, फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आएंगी ये सभी चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ें, चित्र बनाना, काजल लगाना, ठीक, काजल लगाना, रोटी पकाना या सिलाई करना, ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये सूक्ष्म चीज़ें हैं, छोटी मसल्स के अंतर्गत आती हैं, इनको क्या कहते हैं, फाइन मतलब सूक्ष्म। ठीक, ये फाइन मतलब दोस्तों स्थूल होता है। ठीक, और ये क्या होती हैं, बड़ी मसल्स होती हैं, क्या कहते हैं, ये पहले दोस्तों फाइन मतलब समझ लीजिए। फाइन का मतलब होता है सूक्ष्म और ग्रॉस का मतलब होता है स्थूल। स्थूल का मतलब थोड़ा होता है बड़ी जो मसल्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, छोटी बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है, हाथ पाँव का बनना, जैसे दौड़ना, भागना, हाथ पाँव का चलाना, गेंद फेंकना, काजल लगाना, पेंटिंग करना आदि इसके अंतर्गत सभी आ जाएंगी। ठीक, शारीरिक विकास में मोटर डेवलपमेंट यानी गतिक विकास दो प्रकार से होता है, मैंने अभी बताया था दोस्तों नेक्स्ट पेज पे, लेकिन वहीं पे लिखा हुआ है देखें कि शारीरिक विकास में मोटर डेवलपमेंट जो होता है, गतिक विकास, मनुष्य का गति देता है बॉडी को। जो छोटा बच्चा होता है, छोटे पर से ही देखते हैं आप लोग कि वो रोता है तो रोने के साथ साथ हाथ पाँव भी चलाता है, धीरे धीरे उसका विकास होने लगता है और रोना बंद, केवल रोता ही हाथ पाँव चलाना बंद कर देता है। और फिजिकल डेवलपमेंट से क्या मतलब है कि उसका हाथ पाँव जल्दी बढ़ते हैं, शरीर बढ़ता है, सिर बढ़ता है, सब चीज़ें बॉडी का जो विकास होता है उसको कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब शारीरिक विकास। वो भी दो प्रकार से होता है दोस्तों। क्या होता है, हमारी छोटी मसल्स बढ़ती हैं और बड़ी मसल्स बढ़ती हैं। क्या होता है, हमारी बड़ी छोटी मसल्स बढ़ती हैं और बड़ी मसल्स, मांसपेशियों का विकास होता है या मसल्स का विकास होता है। ठीक है, तो इसमें शारीरिक विकास जो मोटर डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट होता है दोस्तों, शारीरिक विकास इस ये दो प्रकार का होता है। कौन सा, स्थूल विकास जिसको कहते हैं ग्रोस मोटर। ठीक है दोस्तों, ग्रॉस मोटर इसको कहते हैं, ग्रॉस मोटर कहते हैं स्थूल विकास को। इसमें क्या होता है, बड़े मसल्स जैसे हाथ पाँव का बढ़ना या कूदना, या जैसे क्रिकेट खेलना या बॉल खेलना, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे। जैसे क्वेश्चन में बन गया अगर कि ये बताइए कि ग्रॉस मोटर स्किल के ये गेंद खेलना जो है, क्रिकेट क्रिकेट खेलना या तो फिर गेंद खेलना, जो भी वॉलीबॉल वगैरह मान लो, वॉलीबॉल वॉलीबॉल ऐसे समझ लीजिए आप, वॉलीबॉल खेलना किसके अंदर आया है, तो आप क्या कहेंगे भाई, इसमें हमारी बड़ी मसल्स यूज हो रही हैं, क्रिकेट के अंदर बड़ी मसल्स यूज हो रही हैं, हाथ पाँव यूज हो रहे हैं, तो ये बड़ी मसल्स आएंगी तो किसके अंतर्गत आएंगी, ग्रॉस मोटर्स के अंतर्गत आएंगी, ग्रॉस मोटर्स के अंतर्गत आएंगे, जिसको कहेंगे स्थूल स्थूल गति कौशल। ठीक है,
देख लेते हैं दोस्तों, जिसे हाथ पाँव या बड़े मसल्स। अब नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। अब सूक्ष्म विकास क्या होता है? सूक्ष्म विकास क्या होता है? जिसको कहते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट। इसको इंग्लिश में दोस्तों फाइन मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, जिसको कहते हैं सूक्ष्म विकास। सूक्ष्म विकास का मतलब है सूक्ष्म अंगों जैसे छोटे मसल्स का बढ़ना, जैसे ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, लिखना या काजल लगाना, रोटी बनाना, ये सभी दोस्तों क्या होता है, फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आएंगी, जो फिजिकल डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। ठीक है। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास मतलब जो अपने निर्णय लिया, क्या तुम्हारे संज्ञान में आया। किसी ने तुमको पीट दिया तो एकदम से संज्ञान ले लिए, तुम भी उसके दो चाटे लगा दिए, तो क्या होता है, इसका संबंध क्या होता है, मस्तिष्क से होता है। किसी ने हमें पीटा तो क्या हुआ, हमें जो सूचनाएं मिलती हैं वो सीधे मस्तिष्क को जाती है, मस्तिष्क ने तुरंत रिएक्शन लिया, तो क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास का होता है, हिस्सा होता है। तो इसमें जब हमको कोई पीट रहा है या कुछ भी कर रहा है तो हमारे से माइंड हमारा काम ही नहीं कर रहा, हम डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, तो इसमें क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास ही नहीं हुआ। तो जो इस प्रकार का विकास होता है इसमें क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास। हमारे जो भी इंटरनल भाव जो होते हैं जो दिमाग से। और दोस्तों एक चीज़ और होती है जो दोस्तों कहते हैं भाषा कहाँ पाई जाती है, तो जो ब्रेन के दो हेमिस्फीयर होते हैं, ब्रेन के दो हेमिस्फीयर होते हैं, मान लो एक ब्रेन होगा, ठीक, इसके दो हेमिस्फीयर होंगे, एक राइट होगा और एक लेफ्ट होगा। लैंग्वेज दोस्तों भाषा कहाँ पाई जाएगी, और जो क्रिएटिविटी होती है वो कहाँ से पाई, क्रिएटिविटी दोस्तों राइट ब्रेन में पाई जाएगी, और जो लैंग्वेज होती है वो लेफ्ट ब्रेन में पाई जाएगी। भाषा जो है लेफ्ट ब्रेन में पाई जाती है, और क्रिएटिविटी दोस्तों राइट ब्रेन में पाई जाती है, क्रिएटिविटी राइट ब्रेन में पाई जाएगी। ठीक है, इतना याद रखना है, ये आ गया तो मैंने सोचा बता दें। सामाजिक विकास क्या होता है? समाज, मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि सामाजिक विकास संबंध समाज के कायदे कानून में रहने तथा उससे संबंध से है। सामाजिक विकास का संबंध समाज के कायदे कानून में रहने तथा उसके संबंध से है, कि हमको कोलाबोरेशन कैसे करना है उसके साथ में, जैसे इंटर रिलेशन कैसे बनाना है उसके। ठीक है, मतलब रहना कैसे है समाज में, कैसे आदर करना है, कैसे रहना समाज में, क्या रूल्स होते हैं जो समाज ने बना रखे हैं और हमको उनको अपना कर चलना पड़ता है। ठीक है, जैसे बड़ों का सम्मान करना, ठीक है, और अपने राइट साइड में चलना, गाड़ी चलाना, तो ये इस तरीके का अगर सामाजिक विकास नहीं हुआ, लोगों से ग्रुप में बात करना, इस तरीके का सामाजिक विकास ही नहीं अगर हुआ है, तो क्या कहते हैं, तो इस चीज़ को कहेंगे कि सामाजिक विकास किसी व्यक्ति का नहीं हुआ है। जो इन सभी चीज़ों को, ये सभी चीज़ें उसके अंदर नहीं होती उसको कहते हैं सामाजिक विकास नहीं हुआ। ठीक है, मतलब समाज में रहना, समाज के प्रति, ठीक, वो वाइगोत्स्की ने भी कहा है, कि वाइगोत्स्की ने एक सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक, सोशियो कल्चर वाला, जो सोशियो, तो सिद्धांत दिया था उन्होंने बताया था कि मनुष्य का जो विकास होता है, जो सामाजिक विकास होता है, जो समाज में रहने से, ग्रुप में रहने से ही उसका विकास होता है। अगर आप ग्रुप में नहीं रहेंगे, समाज में नहीं रहेंगे, तो आपका सामाजिक विकास नहीं होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं दोस्तों सामवेगिक विकास। ठीक, सामवेगिक विकास इसको क्या कहते हैं, संवेगों का संबंध मनुष्य में उत्पन्न होने भाव विचारों से संबंधित। जैसे क्या होता है, अब किसी ने कुछ कह दिया, रो रहे हो बैठे, बड़े हो गए तब भी रो रहे हो बैठे, मतलब संवेगी विकास तुम्हारे नहीं हुआ, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो हमको कहाँ पे रोना है, कहाँ पे नहीं रोना है, किस तरीके की बातों पे रोना होता है। किसी ने कुछ नॉर्मल सी बात कह दी, बैठे हैं रो रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, संवेगी, हंस रहे हैं, कोई बात हुई हंस रहे हैं, गा रहे हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, संवेगी विकास होते हैं, जो हमारे संवेग में आते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं विकास के सिद्धांत क्या है। ये दोस्तों जरूर एक बार याद जरूर अच्छे से पढ़ लेना। विकास के सिद्धांत आ जाते हैं कि विकास कैसी प्रक्रिया है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलता है, ये याद रखना कि जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास चलता है, लेकिन वृद्धि रुक जाती है। विकास एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब सतत प्रक्रिया है, ये लगातार चलती रहती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये जरूर याद रखना कि इसमें कोई बैक गियर नहीं होता है। विकास ऐसा नहीं है कि आप आगे 15 साल के हो गए, आपकी जो ग्रोथ हुई है उसको आप पुनः से जो विकास, भाई ग्रोथ विकास का हिस्सा है। मान लिया ये फिजिकल डेवलपमेंट तुम्हारा हुआ, इसमें अगर आप कहते हैं कि रिवर्स गेयर डाल के हम फिर से अगर 5 साल के बच्चे हो जाएं, तो इसमें मुमकिन नहीं है, इसमें कोई रियर वो बैक गियर नहीं होता है। ठीक है, तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, पहले छोटी छोटी चीज़ें बनना स्टार्ट होती हैं और फिर बड़ी बड़ी चीज़ें और बड़े बड़े अनुभव प्राप्त होते हैं। ठीक, विकास व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रस्तुत करता है। भाई किसी के अंदर हाथ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई तो हाथ बड़े हो गए, किसी का पेट में ग्रोथ हो गई तो पेट बड़ा हो गया, किसी का माइंड बढ़िया से ग्रोथ कर गया तो बहुत अच्छा सा माइंड हो गया। ठीक है, किसी के कान में ग्रोथ हो गई तो कान बड़े हो गए। मतलब जो फिजिकल डेवलपमेंट हुआ या किसी तरीके का हुआ, किसी का पैर में जैसे डिसेबल्ड हो गया तो उसका वहाँ से विकास नहीं हो पाया, तो क्या होता है, ये सभी भिन्नताएं हैं। कोई छोटा रह गया जिसको वातावरण अच्छा मिल गया, लोग भी थे, जीन्स भी थे, हेरिटेज था और एनवायरनमेंट अच्छा मिल गया, तो वो जाके लंबा हो गया, अपने घर वालों जैसा हो गया। ठीक, और किसी को उसके माता पिता तो ठीक थे, हेरिडिटी भी थी, बट
वो क्या गया, वैसा वातावरण उसको नहीं मिला सुचारू रूप से, तो छोटा रह गया। छोटा बड़ा मोटा पतला ये सभी क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं। ठीक है, तो विकास व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रस्तुत करता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। और क्या होता है, विकास का हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जैसे शुरुआत में बच्चा बच्चा हुआ और फिर उसको हम उसके देखते हैं धीरे धीरे कि अच्छा इसके मम्मी पापा इस तरीके से हैं, इसकी आंखें ऐसी हैं, या जो भी क्रियाएं उसके हैं, क्रियाएं देखा तो उसमें इसका अनुमान पूर्व में लगा सकते हैं कि अच्छा ये बड़ा होकर ये कर सकता है, वो कर सकता है। ठीक है, और अब दोस्तों देख लेते हैं वृद्धि। वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है जो एक समय बाद रुक जाती है। परिपक्वता भी, जो कहते हैं मेच्योरिटी, मेच्योरिटी परिपक्वता भी विकास का ही हिस्सा है। मेच्योरिटी, ये मेच्योरिटी दोस्तों होती है परिपक्वता जिसको कहते हैं। वृद्धि का संबंध मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन से है। ठीक, इसमें क्या होता है, परिमाणात्मक का मतलब होता है लंबाई उम्बाई, जिससे किसी चीज़ की माप करना, माप सकते हो यूनिट में अच्छे से माप सकते हो, उसको कहते हैं परिमाणात्मक या मात्रात्मक, एक ही बात होती है। ठीक, जैसे लंबाई, उदाहरण मैंने दे रखे हैं, जैसे लंबाई, जैसे लंबाई और भार है। ठीक, इत्यादि। एक नोट्स में चीज़ लिखी है, आप लोग इस चीज़ को नोट कर लिए। विकास और वृद्धि एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं तथा इन दोनों पर प्रभाव वातावरण, जिसे हम क्वेश्चन में पहुंच दिया जाए कि ये बताइए विकास और वृद्धि के बीच संबंध किस चीज़ का है, तो आप सीधे कहेंगे वहाँ पे वातावरण का। ना तो किसी चीज़ का कहेंगे कि ना तो पाठ्य पुस्तक का, ना विद्यालय का, ना बस्ते का, ना शिक्षक का, ना किसी का। किसके बीच संबंध, किसके वृद्धि और विकास के बीच संबंध किस चीज़ का है, जो मेन संबंध है वो वातावरण का संबंध है। ठीक, इस पॉइंट को आप याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों देख लेते हैं विकास और वृद्धि में अंतर क्या है। विकास और वृद्धि में अंतर, देखो वृद्धि क्या है, वृद्धि में मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। विकास का संबंध मात्रात्मक परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है। ठीक है, इसमें गुणात्मक नहीं परिवर्तन होता है, इसमें गुणात्मक परिवर्तन से भी है। मतलब विकास में जो चीज़ें होंगी वो वृद्धि में होना संभव है, लेकिन जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो विकास में होंगी लेकिन वृद्धि में नहीं होंगी। ठीक, वृद्धि तो एक समय रुक जाती है ना, और विकास चलता रहता है, तो साथ साथ कैसे हो सकते हैं। दूसरा क्या है, इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है, जैसे बॉडी का बढ़ना। ठीक, बॉडी का बढ़ना, हाथ पाँव का बढ़ना, या काजल लगाने की प्रक्रिया सीख जाना। ठीक, ये सभी चीज़ें होती हैं। और विकास में क्या होता है, इसमें इसमें मानसिक परिवर्तन शामिल है। ठीक, इसमें मन से रिलेटेड, मस्तिष्क से रिलेटेड, इसमें मतलब ये समझ लो भाई दिमाग थोड़ी किसी का 5 किलो का था 10 किलो हो जाएगा, समझ बढ़ जाएगी। जैसे आज हमको 2 क्वेश्चन करने की समझ थी, समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे आज हमको 2 क्वेश्चन, कल कर 2 क्वेश्चन हम 50 में से 2 क्वेश्चन कर पा रहे थे, आज हम 50 में से 45 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। क्या हुआ, हमारी एबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, इसको हम कैसे माप सकते हैं, नहीं माप सकते हैं, बस केवल इसका व्यापक रूप है, इसको केवल देख सकते हैं। वृद्धि में क्या था, 2 फुट के हम थे और 4 फुट के हो गए, तो इसको हम आराम से माप लेंगे। 2 फुट लंबाई हमारी थी और 4 फुट लंबाई हो गई। ठीक, तो ये व्यापक है और ये सरल है। आगे देख लेते हैं, जो क्या होती है, यह वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है और यह विकास जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है, विकास विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक सभी से परिवर्तित है। व्यवहारिक का मतलब देखा है, जैसे कि सामाजिक सामाजिक विकास भी होता है, सामाजिक वृद्धि थोड़ी होती है। और वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, जैसे अगर वजन बढ़ गया तो 50 किलो वजन हम माप लेंगे, लंबाई बढ़ गई तो 2 फीट की लंबाई हम माप लेंगे, 10 फीट की लंबाई माप लेंगे। विकास का मापन कठिन है, उसका अवलोकन किया जाता है, उसको देखा जाता है कि ये केवल हाँ ये चीज़ है, अनुमान भी लगाया जा सकता है, लेकिन केवल उसका सटीक मापन नहीं कर सकते हैं कि नहीं आज हमारी समझ 5 किलो बढ़ गई, हमने जो समाज में समाज में 5 किलो व्यवहार कमा लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब विकास के चरण देख लेते हैं। विकास के चरण कौन कौन से हैं। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मतलब विकास के चरण, विकास के चरण कौन कौन से हैं। इन्फेंसी मतलब इसको दोस्तों, इस इन्फेंसी मतलब 0 से 2 वर्ष की अवस्था को इन्फेंसी की अवस्था कहते हैं। ठीक है, और अर्ली चाइल्डहुड जिसको पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, 2 से 6 वर्ष की अवस्था है। और लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था है, 6 से 12 वर्ष की। एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की। लेकिन WHO ने दोस्तों क्या कहा है, अब की बार WHO ने कहा है, WHO ने माना है, क्या माना है, WHO ने ये माना है, WHO ने किशोरावस्था के 10 से 18 वर्ष माना है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं दोस्तों इन्फेंसी। अब एक एक करके सारी इनको पढ़ लेते हैं। इन्फेंसी हम दोस्तों पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है,
इन्फेंसी पढ़ लेते हैं पहले, इस चीज़ को पहले पढ़ते हैं। इन्फेंसी जो 0 से 2 साल की एज होती है बच्चे की, उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे अवस्था में बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है। बच्चा बोल तो नहीं पाता है, कुछ कह तो नहीं पाता है, लेकिन उसको दिखाई देता है तो वो कुछ सीखता है। मम्मी पापा जो भी बोलते हैं वो उसको सुनाई पड़ता है, और हल्का फुल्का जो भी जैसी क्रियाएं करते हैं उनको दिखाई पड़ता है। तो कैसे देखना, बोलना, सुनना, ये सभी क्या है, ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, सेंसेस के द्वारा सीखता है इसमें बच्चा। इसमें दोस्तों सेंसो होता है, यहाँ पे संतो नहीं, यहाँ पे सेंसों के साथ मतलब ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ मोटर डेवलपमेंट होता है। मोटर डेवलपमेंट मतलब गति विकास भी होता है। बच्चा हाथ पाँव भी चलाता है, रोने के साथ, हंसने के साथ में, क्रियाएं करने के साथ हाथ पाँव भी चलाता है, तो इसके कहते हैं मोटर डेवलपमेंट भी होता है। इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास बहुत तेजी का होता है। देखते हैं आप, 1 साल का बच्चा है, 2 साल का होता है तो बहुत बड़ा हो जाता है, एकदम से बड़ा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, मोटर डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है बहुत तेज़ी से होता है। शारीरिक विकास फिलहाल में बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है, इतना याद रखेंगे आपने। इसमें 0 से 2 वर्ष की अवस्था में, जिसको कहते हैं इन्फेंसी की अवस्था, शैशवावस्था जिसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से अर्ली चाइल्डहुड देख लेते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में क्या, इसकी अवस्था क्या है, एज क्या है। इसमें दोस्तों पूछ लेता है सीधे सीधे कि अर्ली चाइल्डहुड की जो एज है वो बताइए, काल बताइए इसका क्या है, ठीक। तो इतना आप याद रखेंगे, अर्ली चाइल्डहुड जो पूर्व बाल्यावस्था है, इसका समय है 2 से 6 वर्ष। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चों में भाषा का विकास बहुत तेज़ी से होता है। जो 2 से 6 साल के बच्चे होते हैं उसमें बहुत जल्दी भाषा सीखते हैं, बहुत जल्दी। जो भी अपने वातावरण से, आसपास के और परिवार से एक्वायर करेंगे, बहुत जल्दी से सीख लेते हैं। और नोम चॉम्स्की ने भी बताया है कि जो ह्यूमन ह्यूमन शिशु जो होता है, उसमें उसमें लैड नामक डिवाइस पाई जाती है, और ये 5 साल तक ज़्यादा एक्टिव रहती है। और इसकी अवस्था भी है 2 से 6 वर्ष, मतलब इसी पीरियड में इसको भाषा जो सीखने का, भाषा विकास का सिद्धांत है, उसमें बहुत जल्दी भाषा ये सीखता है बच्चा, 0 से लगा के 5 साल की उम्र तक। इस अवस्था में बच्चे शारीरिक वृद्धि में विकास बहुत तेज़ी से होता है, ठीक, शरीर की वृद्धि भी होती है और विकास भी बहुत तेज़ी से होता है। इस अवस्था में बच्चे खिलौनों के साथ साथ खेलना पसंद करते हैं, इसलिए इसको, इस आयु को खिलौना आयु या प्ले एज भी कहते हैं, ठीक है, इतना याद रखना। यहाँ पे इसको प्ले एज भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा कॉपी करना है, भाई बच्चा 3-4 साल का हो जाएगा, 2 साल का, 2 साल के ऊपर बच्चा हो जाता है, फिर कॉपी करने लगेगा, जैसा आप लोग करेंगे वैसे करेगा, ठीक है। तो इसमें बच्चा कॉपी करना सीख जाता है। अब लेटर चाइल्डहुड देख लेते हैं, बाल्यावस्था देख लेते हैं। ये दोस्तों सारी एजें आप याद रखेंगे, स्टेजेस याद रखेंगे कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब उत्तर बाल्यावस्था में क्या, उत्तर बाल्यावस्था में बालक समूहों में रहना सीख जाता है, अतः इसे गैंग आयु भी कहते हैं। भाई जब समूह में रहने लगेगा, गोली कंचा जो भी गांव पे खेल होते हैं या कहीं भी खेल होते हैं, वो समूह में रहकर खेलना स्टार्ट कर देगा, तो उसमें क्या कहते हैं, गैंग एज जिसको कहते हैं। अगर स्कूल भी जाएगा तो वो 4 दोस्त उसके होंगे छोटे छोटे, जो भी उसकी एज के होंगे, मतलब वो समूह में रहना यहीं से प्रारंभ कर देगा, गैंग एज जिसको कहते हैं। इसमें वह स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, इसलिए इसको स्कूल आयु भी कहते हैं। इस एज में क्या होता है, स्कूल जाना प्रारंभ करता है, तो क्यों, क्या कहा जाता है, इसको स्कूल आयु कहा जाता है, ठीक है। 5 साल का बच्चा होता है तभी से कहा जाता है कि नाम लिखवा दिया जाए कॉलेज में, स्कूल में, तो वहाँ से वो बच्चा स्कूल जाना भी प्रारंभ कर देता है। इसमें गति विकास बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, 5 साल में नाम लिखवा दिया, 6 से 12 वर्ष की अवस्था में देखते हैं आप कि छोटा सा बालक होता है, एकदम से बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, ठीक। वो सॉरी दोस्तों, गति विकास होता है, इसमें बहुत सारी क्रियाएं, एक्टिविटी बहुत जल्दी जल्दी करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गति विकास बहुत तेजी से, इतने ही मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है, झूठ एज कहा जाता है। इसमें एज सही ही कर लेना। मिथ्या परिपक्वता की एज को किसको कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे 6 से 12 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है, क्योंकि इसमें बालक अपने बहुत सारी बातें झूठ मूठ कहता है, वो गलतियां कर करके बोल देगा, झूठ बोल देगा कहीं पर, तो क्या कहते हैं, इसको मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ लेते हैं ये जो एडोलसेंस की अवस्था है, एडोलसेंस की अवस्था, इसको दोस्तों ब्रिज मान सकते हैं हम। इसको ब्रिज कहा जाता है, किसके बीच की, इसके बीच ब्रिज कहा जाता है, ठीक। कहाँ चला गया, यहाँ पे दोस्तों, इसको ब्रिज मान सकते हैं, किसको, लेटर चाइल्डहुड, मतलब लेटर चाइल्डहुड और एडल्ट के बीच की एज मान सकते हैं, ठीक। कहा जाता है एडल्ट के बीच की एज किसको कहा जाता है, तो ये होती है एडोलसेंस, जी। इसको याद रखना है, एडोलसेंस क्या होती है, ये लेटर चाइल्डहुड और एडल्ट के बीच की एज को क्या कहते हैं, एडोलसेंस, ठीक। एडोलसेंस की जो 12, इसकी अवस्था क्या होती है, एज क्या होती है इसकी, 12 से 18 वर्ष होती है। इसमें क्या कहा गया है, इस अवस्था में बच्चों में गौड़ लक्षण दिखाई पड़ते हैं। गौड़ लक्षण का मतलब समझते हैं दोस्तों, इससे पहचान होती है। इसमें क्या होता है, बच्चों में दाढ़ी मूँछें आती हैं, और लड़कियों में जैसे कई चीज़ों का बनना हो जाता है, ठीक है। तो वो सारे लक्षण दिखाई देने, आवाज़ में परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो छोटे बच्चे में, लड़की हो या लड़का हो, आवाज़ में डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है,
बच्चे की आवाज़ में भी डिफरेंस हो जाता है। गौड़ लक्षण, गौड़ का मतलब ही होता है दोस्तों कि भिन्नताएँ। यहाँ हम लड़की और लड़के में भिन्नता आराम से कर लेंगे, ठीक है, तो इसलिए इसको गौड़ लक्षण कहते हैं। इसे स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। भाई इसे स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है, इतना याद रखना, इसे स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। स्टेनली हॉल नामक साइंटिस्ट हुए हैं। स्टेनली हॉल नामक साइंटिस्ट ने क्या कहा था? स्टेनली हॉल नामक साइंटिस्ट ने कहा कि यह तूफान और तनाव की अवस्था है, तूफान और तनाव की अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे मैच्योर नहीं होते हैं, उत्तेजित अवस्था है इनकी, ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं? तूफान और तनाव की अवस्था है। आगे देखिए, इस अवस्था के बालकों में छात्र नेता का गुण पाया जाता है। कहीं छात्र में नेता बने हैं, कहीं क्लास के मॉनिटर बने हैं, इसमें ही इस अवस्था में ही ये सारे गुण पाए जाते हैं। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास की कमी होती है, ठीक है। इसमें बच्चा अपनी आइडेंटिटी ढूंढने लगता है। भाई इसमें ये होता है कि बच्चा अपनी आइडेंटिटी ढूंढने लगता है, वो कहता है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब बताइए मैं हूँ कौन, ये सोचने लगता है अपने आप से कि मैं हूँ कौन। लोगों से नाराज़ होने लगता है, घर में लड़ाई दंगे, मतलब जो भी है इरिटेशन होने लगती है उसकी, भाई मैं तो अब बड़ा हो चुका हूँ। घर वाले कहते हैं नहीं ऐसा नहीं करो, वो सोचता है कि नहीं मैं तो बड़ा हो चुका हूँ, मुझे ये सब करना चाहिए, मैं हूँ कौन, ये अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस इसी एज में होता है, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, अब दोस्तों आगे देख लेते हैं नर्चर एंड नेचर, ठीक। नर्चर का मतलब होता है दोस्तों पर्यावरण, वो हेरिडिटी इसको कह सकते हैं। नर्चर होता है हेरिडिटी और नेचर जो होता है ये होता है वातावरण, पर्यावरण। नेचर फिक्स है दोस्तों, हेरिडिटी फिक्स है। अगर बच्चे की आंखें भूरी होकर आई तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन नर्चर फिक्स नहीं है। हम परिवर्तन में, वातावरण में परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे यहाँ का वातावरण ख़राब है, हम अमेरिका जाके वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, हम वातावरण के अनुसार शिफ्ट हो सकते हैं कहीं पर भी। लेकिन नर्चर हमारे अंदर जो चेंजेस, जो हेरिडिटी है हमारे अंदर, आनुवांशिकता है, वो नहीं चेंज हो सकती। जो भी हमको आनुवांशिक चीज़ें मिली हैं उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। संबंध है, और इन दोनों का संबंध आनुवंशिकता से है तथा नर्चर का संबंध एनवायरनमेंट से है। ये जो नर्चर है, एक बार इरेज करते हैं यहाँ पे, ये जो नर्चर है इसका संबंध कहाँ से है? इन्वायरमेंट, तो इसको हम बदल सकते हैं, ठीक। और ये नॉट चेंज है, ये इसको हम बदल नहीं सकते। अब दोस्तों देख लेते हैं विकास के दिशा का सिद्धांत देख लेते हैं कि जो एक देशीय दो देशी किस देशीय का विकास किस साइड का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देख लेते हैं आगे। दिशा का सिद्धांत कहते हैं, ये आ जाता है दोस्तों, याद रखना क्वेश्चन में। तो दिशा का सिद्धांत क्या कहता है? सेफेलोकॉडल क्या कहते हैं? सिरोध पदोमुखी, मतलब सिर से पाँव की तरफ चलेगा तो ये वाला विकास हुआ। सिरोध पदोमुखी सिर से पाँव की तरफ चलता है, हेड टू टो चलता है। मतलब सबसे इसमें क्या होता है, सबसे पहले बच्चे का विकास देखा होगा कि सबसे पहले बच्चे में खोपड़ी मस्तिष्क का विकास होता है, फिर उससे धीरे 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 नीचे की तरफ विकास बढ़ता है। पहले बच्चा अपने सिर को उठाना स्टार्ट करता है, सिर उठाने के बाद धीरे धीरे वो हाथ पाँव चलाता है, हाथ पाँव के बाद फिर और भी क्रियाएँ करता है, फिर उसके बाद में पैर जो भी नीचे का होता है सिर टो, ये उठाने का स्टार्ट करता है और लगाने के ज़मीन पाँव में लगाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये विकास कैसे चलता है? सिर से पाँव की तरफ चलता है, हेड टू टो चलता है। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से देख लेते हैं दूसरा क्या है, प्रोक्सिमो डिस्टल मतलब समीपस्थ दूरस्थ विकास। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल दोस्तों, ये दूसरा चैप्टर है दोस्तों, यहाँ पे सॉरी दोस्तों ध्यान नहीं दिया। सेंटर टू पेरीफेरी चलता है। सेंटर टू पेरीफेरी का मतलब होता है दोस्तों केंद्र से परिधि की ओर चलता है, बाहर की ओर चलता है। इसमें एक दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। सिरोध पदोन्मुखी जो होता है वो कैसे चलेगा? हेड टू टो चलेगा, हेड टू टो चलेगा, ठीक, मतलब सिर से पाँव की तरफ चलेगा। और जो सेंटर टू पेरीफेरी होता है, इसमें क्या होता है, ये ऐसे आप उल्टा, ये क्या होता है, सेंटर होता है, सेंटर से केंद्र में बच्चे का पहले तो उसका दिल धड़केगा, ठीक, फिर बाहर के विकास धीरे धीरे क्रियाएं होंगी, हाथ पाँव चौड़ा होगा, शारीरिक विकास होगा, पेट बड़ा होगा, सीना बड़ा होगा, ये सभी चीज़ें होंगी। तो इसको क्या कहते हैं, ये सेंटर टू पेरीफेरी चलता है। सेंटर टू पेरीफेरी प्रोक्सिमो डिस्टल इसको कहते हैं, प्रोक्सिमो डिस्टल, ठीक है। इसमें बच्चा सेंटर है, सेंटर में पहले, फिर उसके बाद में सारी क्रियाएं बाहर की ओर होंगी, सेंटर टू पेरीफेरी कहलाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें। अब दोस्तों जैसा कि हमने लिखवाया था कि जो विकास होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख लीजिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब व्यक्तिगत भिन्नताएं, विभिन्न प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो उसमें क्या है, इनमें विभिन्नताएँ हैं, डिफरेंसेस हैं। अब देख लेते हैं इनको, क्या है लैंग्वेज, सभी में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते। भाई एक ही समान है तो क्या करना, खान पान भी एक जैसा, गुण भी एक जैसे मिलते, एक ही जैसी बातें हों,
एक ही सब कुछ हो तो क्या होते हैं। ट्विंस भी दोस्तों जुड़वा नहीं होते हैं, दोस्तों ट्विंस जो जुड़वा होते हैं उनमें भी दोस्तों भिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई किसी रूप में, कोई गुण में भिन्न होगा, किसी चीज़ में भिन्न होगा। इसमें भी दोस्तों भिन्नताएं पाई जाती हैं, एक जैसे नहीं पाई जाती हैं। यह भिन्नता हमारी विभिन्न प्रजातियों में भी पाई जाती है, ऐसा नहीं है केवल मनुष्य में ही। बंदर एक जैसा बंदर नहीं होगा। कई जानवर हैं, देखा होगा आपने, गाय भैंस होती है जो सभी एक प्रकार के नहीं होते। तो क्या है इनमें, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। मनुष्य में भी कोई छोटा होता है, बड़ा होता है, मोटा होता है, पतला होता है, और लंबा कुछ होता है, कोई छोटा होता है। तो क्या होता है, इन सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। हमें व्यक्तिगत भिन्नताओं का आदर करना चाहिए भाई। ये नहीं है कोई छोटा जा रहा है तो उसको, हम लंबे हो गए तो उसको चिढ़ा रहे हैं कि भाई छोटू छोटू कहाँ जा रहे हैं। मोटू को मोटू नहीं कहेंगे, छोटू को छोटू नहीं कहना चाहिए। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये जो होती हैं हेरिडिटी से रिलेटेड होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इनमें क्या होता है, इनका हमें आदर करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम इन पे इनका मजाक बना के किसी का, जो भी डिफरेंसेस हैं उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। अब दोस्तों देख लेते हैं कि जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं कितने आधारों पर लगभग होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किसी की बुद्धि में, भाई सभी की बुद्धि में परिवर्तन हो सकता है। भाई भाई दो हैं, जुड़वा हैं, ट्विंस हैं, क्या उसमें बुद्धि में परिवर्तन हो सकता है। किसी की रुचि आर्ट में है, किसी की रुचि मैथ में है, तो क्या है, रुचि में परिवर्तन हो सकता है। स्वाद, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है। भाई पर्सनालिटी, किसी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, लंबा चौड़ा ठीक ठाक हो गया, बॉडी बना ली, इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। मूल्य, मतलब किसी का मूल्य बहुत अच्छा है, किसी की इज्जत बहुत बढ़िया है, किसी की नहीं है। तो इसमें क्या, मूल्य में व्यक्तिगत भिन्नताएं हो सकती हैं। ठीक, अब आगे देख लेते हैं ग्रुपिंग क्या होता है दोस्तों। जैसे ग्रुपिंग वो होता है कि कक्षा में जो शिक्षक है या ये पहले ही इसको बनवाया जाएगा, ग्रुपिंग करवाई जाए। तो इसमें होता क्या है, ग्रुपिंग में ऐसे शिक्षकों को चुनना चाहिए। शिक्षक का ये कर्तव्य होता है कि ऐसे शिक्षक को समान नहीं असमान, मतलब होमोजीनियस नहीं, हेक्टोजीनियस प्रकार के बालकों को ग्रुप में समझना चाहिए। ये क्या कहते हैं, ग्रुप में डिस्कशन करने से या ग्रुप में शिक्षा लेने से जल्दी किसी बात का डिस्कशन करते हैं या शिक्षा लेते हैं तो जल्दी आती है, क्योंकि सब एक दूसरे के अलग होते हैं। किसी को अच्छा नॉलेज होता है, किसी को कम नॉलेज होता है, किसी को किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होता है तो किसी को किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होता है। तो क्या होता है, एक समान के अगर बालकों को रखेंगे उसके अंतर्गत तो सभी को एक जैसी चीज़ें पता होंगी या एक जैसा ही ज्ञान सभी को होगा। तो क्या, अगर अलग अलग ग्रुपों में रखेंगे, मतलब हेट्रोजीनियस रखेंगे, तो उसमें क्या होगा, अलग अलग ज्ञान बटेगा और सभी को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगी, ठीक है। और होमोजीनियस ना रख के हेट्रोजीनियस रखते हैं। अब क्या है दोस्तों, आगे क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा। ये दोस्तों बहुत अच्छा चैप्टर है, मोटिवेशन अभिप्रेरणा जिसको कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, मोटिवेशन कितने प्रकार का, दो प्रकार का दोस्तों होता है। क्योंकि कोई व्यक्ति भाई किसी मोटिवेशन वीडियो को देख लिया, एकदम उसके अंदर जोश आ गया, उसने तुरंत किताबें उठाई, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, 10 मिनट के बाद पढ़ा, या एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, पढ़ने के बाद बंद हो गया, क्या होगा वो क्या हुआ, वो बाहरी मोटिवेटेड था, उसने उसने तुरंत मोटिवेटेड हुआ और तुरंत वो उसने किया, और उसके बाद में वो क्षीण पड़ गया, मंद पड़ गया, मतलब वो स्थायी उसके अंदर मोटिवेशन था ही नहीं, ठीक है। तो दो प्रकार का मोटिवेशन होता है, ठीक है। मोटिवेशन की प्रक्रिया बहुत होनी चाहिए किसी के अंदर। अगर ये आप मोटिवेटेड हैं तभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम मोटिवेटेड हैं थोड़ा तभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर मोटिवेशन ही नहीं होगा तो काहे की पढ़ाई, ना आप पढ़ेंगे और ना ही हम पढ़ा पाएंगे। तो हम पढ़ाने के प्रति मोटिवेटेड हैं, आपसे चर्चा करने के लिए मोटिवेटेड हैं, और पढ़ कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। मान लो साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो इसके बारे में, सीडी पे पढ़ा रहे हैं इसके बारे में, हिंदी पढ़ा रहे हैं तो इसके बारे में, जो चीज़ पढ़ा रहे होंगे उसके बारे में चर्चा कर रहे होंगे, तो मतलब उसके प्रति हम पढ़ाने के प्रति मोटिवेटेड हैं, इंटरनली मोटिवेटेड हैं। कुछ समय बाद पढ़ाना छोड़ दें तो एक्सटर्नली हुआ, लेकिन पढ़ाना दोस्तों इंटरनली मोटिवेटेड के अंतर्गत आता है, मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है, ठीक है। ठीक है, और जिसमें कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई तो जॉब पढ़ने के लिए करने के लिए पढ़ रहा है, कोई शादी करने के लिए पढ़ रहा है, तो ये क्या है, ये सब नौकरी के लिए पढ़ना, आंतरिक अभिप्रेरणा। ये दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल गलत हो गया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सही कर लेना। ये जो यहाँ पे है इसके लिए नहीं है, यहाँ पे गलत एग्जाम्पल उल्टे हो गए हैं यहाँ पे। नौकरी के लिए पढ़ना ये दोस्तों बाह्य प्रेरणा में आएगा। अब आंतरिक प्रेरणा का मतलब होता है पहले उसके लिए पढ़ना, समाज के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए पढ़ना, इतनी गहन अध्ययन से पढ़ना, उससे आपको नौकरी से कोई मतलब नहीं। आप सीधे जाके आगे रिसर्चेस करें जाके, अच्छा समाज को आगे ले जाएं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, आंतरिक मोटिवेटेड है कोई व्यक्ति, ठीक है। और अपने जैसे और नए लड़कों को बनाना, उनको पढ़ाना सिखाना अच्छे से, और मोटिवेटेड करना, मोटिवेट करके उसी क्षेत्र में आगे ले जाना, सामाजिक, जिसमें सामाजिक की सेवा की जाती है। और जैसे कि क्वेश्चन में बन जाता है कि पुरस्कार बताइए किस तरीके का मोटिवेशन है, बाह्य मोटिवेशन है, आंतरिक मोटिवेशन है। तो दोस्तों क्या होता है, जो पुरस्कार होता है बाह्य मोटिवेटेड होता है, वो मोटिवेशन को पुश करने के लिए होता है। किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आपको पुरस्कार दिया जाता है तो आपको उस क्षेत्र में और पुश किया जाता है, धकेला जाता है। वो बाह्य मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेटेड नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंतरिक दोस्तों
अब देख लेते हैं बाह्य प्रेरणा क्या होती है। खोज तथा सामाजिक कार्यों के लिए पढ़ना। ठीक, सामाजिक कार्यों के लिए पढ़ना, खोज के लिए पढ़ना क्या होता है, इंटरनल मोटिवेटेड होता है दोस्तों। ये उसका उदाहरण है, इंटरनल मोटिवेटेड ये होता है। और बाह्य मोटिवेटेड क्या होता है, पुरस्कार पाना, या ये समझ लो इस तरीके से नौकरी जॉब के लिए पढ़ाई करना। ठीक, तो ये क्या हुआ, बाय मोटिवेटेड हो गए। और इस ये दोस्तों जो उदाहरण है ये आंतरिक मोटिवेशन का है। ठीक, अब दोस्तों देख लेते हैं कि जो जो मोटिवेशन होता है ये किस चक्र में चलता है। तो एक बार देख लेते हैं भाई, हम किसी चीज़ के लिए आवश्यकता है हमको, तो उसके लिए मोटिवेटेड हुए। ठीक, मान लिया हमको सीटेट का एग्ज़ाम क्या क्रैक करना है। ठीक है, सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो हम पहले मोटिवेटेड हुए किसके, हमको आवश्यकता हुई किसकी, क्रैक करने की, इसको सीटेट क्रैक करने की जॉब की आवश्यकता है। तो हमने सीटेट क्रैक करने की सोची, तो हमने क्या है, चालक मतलब उसकी तरफ हम सोच रहे थे बहुत दिनों से, सोचते सोचते एक दिन ऐसा समय आया कि एकदम से हमारे अंदर जोश भरा और हमने कहा बस अब लास्ट सीमा हो चुकी, अब हमें सीटेट का करना ही करना है। और आपका लक्ष्य निर्धारित हो गया, आपने सीटेट की परीक्षा दी और आपके अच्छे नंबर आए और आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं दोस्तों, सीटेट आपने किया, अगर सीटेट प्राप्त करना था तो आपको सीटेट प्राप्त हो गया, तो लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। और नहीं अगर हुआ भाई, अगर जॉब की आपको चॉइस थी तो भाई सीटेट क्रैक कर लिया, उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करने लगे, जॉब मिल गई तो आपका लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। लक्ष्य की प्राप्ति हो जाने के बाद क्या है, आप फिर से पुनः से क्या हो जाएंगे, डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। आपकी उत्तेजना जो हुई थी ये जो अराउल सेल्स इसको बोलते हैं, अराउल सेल्स जो फिर रेट डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये कितने चरण होते हैं, 1 2 3 4 5 6 चरण, मोटिवेशन साइकिल के 6 चरण होते हैं। ठीक है, इसके चरण कितने होते हैं लिख लें, 6 स्टेजेस होती हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं, चलो ये दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ये मांग का आवश्यकता का नियम, मांग व आवश्यकता का नियम अब्राहम मैस्लो ने दिया था, इसको हम कल दोस्तों पढ़ेंगे। अब दोस्तों तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद दोस्तों। और अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो लोग जहाँ से हैं, बहुत दूर दूर से हैं लोग, कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, इंटरनेट वहाँ उपलब्ध है तो वहाँ तक वीडियो ये पहुँच सके और उन लोगों को भी थोड़ा सा लाभ हो सके। जितना हमसे हो सकता है उतना कर रहे हैं, उतना लाभ हो सके। आप लोगों को अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, ओके।